गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट एक केस को हेयर कर रहे हैं जिसमें कि एक मैरिड वुमेन ने रिक्वेस्ट डाली है कि वो अपनी 26 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है। तो ये केस ये है कि एक 27 ईयर ओल्ड मैरिड वुमन है, तो उसका ये कहना है कि मेरी जो फैमिली इनकम है वो इतनी सफिशेंट नहीं है कि मैं एक और चाइल्ड को सपोर्ट कर सकूं। तो टू जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इनिशियली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ कर दिया था, लेकिन फिर एम्स ने जो है सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट लिखी जिसमें कहा कि जो फीटस है वो अब एक तरह से वाइबल हो चुका है। वाइबल मतलब उसमें हार्ट बीट आ चुकी है अपनी, और वो ऑन इट्स ओन भी जो है सर्वाइव कर सकता है, मतलब उसमें जान आ गई है। तो अब इस एम्स रिपोर्ट के बाद जो है बेंच ने एक फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई है और फेटल हेल्थ के बारे में, मेडिकल कंडीशन ऑफ द वुमेन के बारे में जो है वो जानकारी मांगी है। तो अब ये लॉ हमारे इंडिया में अबॉर्शन के रिलेटेड कौन से हैं? एमटीपी एक्ट है 1971 का, जिसमें कि अबॉर्शन को के एक्सेस को लिबरलाइज़ किया गया है कि 12 वीक्स तक की अगर प्रेगनेंसी है तो सिर्फ एक ही ओपिनियन चाहिए होगा डॉक्टर का। 12 से 20 हफ्ते तक की है तो दो डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए होगा। और सेकंड केस जो है 12 से 20 हफ्ते वाला, इसके अंदर डॉक्टर्स ने प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को जो है अगर कोई डेंजर है तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको डिटरमिन करना पड़ेगा। लेकिन 2021 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया इसमें प्रोविजंस में, और कहा कि प्रेगनेंसीज जो 20 से 24 हफ्ते की हैं उसमें ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स लगेगा। और अमेंडेड एक्ट ये भी कहता था कि अगर आपको 24 हफ्तों के बाद जो है वो टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी, तो 7 कैटेगरीज विमेन जो है उनमें की जा सकती है, और उसको एक मेडिकल बोर्ड लेकिन अप्रूव करेगा। जैसे समझ लो कि कोई सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है, रेप है, माइनर है, उस केस में 24 हफ्ते के बाद भी जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। क्या कोर्ट ने कभी अलाउ किया है 26 हफ्ते के बाद? यस ऑफ कोर्स, कई केसेस में, जैसे एक रेप सर्वाइवर को अलाउ किया 27 हफ्ते के अंदर, 27 हफ्ते के बाद भी जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। सितंबर 2022 में एक अनमैरिड वुमेन को भी जो है अलाउ किया गया 24 हफ्ते की बियॉन्ड की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। कोर्ट ने जो है इसके कई बार तो मेडिकल बोर्ड के जो डिसीजन को भी ओवर रूल कर दिया और टर्मिनेशन अलाउ किया। अब क्या अनबॉर्न चाइल्ड जो होता है उसकी कोई राइट नहीं होता है? ऑफ कोर्स इंडिया में जो हमारे जो अबॉर्शन के लॉज हैं वो विमेन के राइट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है अनबॉर्न चाइल्ड के। बट स्टिल ये भी कहा जाता है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स हैं उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो फीटल वायबिलिटी जो है उस एक्ट में हम एक बेंचमार्क अलाउ कर रहे हैं इंडिया में। और फीटल वायबिलिटी 1973 में जब यूएस का केस हुआ था रो वी वेड, उसमें तो 28 हफ्ते रखी गई थी, लेकिन अब जो है साइंटिफिक एडवांसमेंट से कहा जा रहा है कि ये 23 से 24 हफ्ते होती है, मतलब 23 से 24 हफ्ते के बाद एक फीटस में जो है वो जान आ चुकी होती है। अब इंडिया का जो लॉ है उसमें 20 हफ्ते की जो बाद की रिक्वेस्ट है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, वो विमेन की बजाय डॉक्टर्स के ऊपर ट्रांसफ़र की कर दी गई है। ठीक है, इंडियन जो लीगल फ्रेमवर्क है वो विमेन की ऑटोनॉमी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, और राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड भी जो है वो प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको हम कुछ मानते ही नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, हम लॉ प्रोहिबिटेड सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटसेस नहीं कर सकते हैं इंडिया में। सेक्शन 416 ऑफ सीआरपीसी ये भी कहता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको उसकी डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि अदरवाइज़ तो उसके साथ एक और अनबॉर्न चाइल्ड भी मर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वॉर क्राइम्स। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें वॉर क्राइम्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब कौन से लॉज गवर्न करते हैं कन्फ्लिक्ट को? 1949 का जिनीवा कन्वेंशन, जो कि सारी यूएन मेंबर स्टेट्स ने जो है वो रेटिफाई किया हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो सिर्फ मेंबर स्टेट्स के ऊपर ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग हमास मिलिटेंट्स उनके ऊपर भी जो है वो एप्लीकेबल होता है, सिर्फ गवर्नमेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उन्होंने कहा है कि पैलेस्टीनियन परपट्रेटर्स जो हैं उन्होंने इसराइल में जो अट्रॉसिटीज़ की हैं, अगर तो पैलेस्टीन में उनको सज़ा मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आईसीसी उनको चार्ज करेगा।
आईसीसी अकेला ऐसा ग्लोबल कोर्ट है जो उनको चार्ज कर सकता है और उनके पास लीगल अथॉरिटी है अंडर रोम स्टैट्यूट। तो आईसीसी क्या है? वर्ल्ड का परमानेंट वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल है। इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के ऊपर होती है अमंग इट्स 123 मेंबर स्टेट्स। ऑफ कोर्स इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ना ही चाइना, यूएस, रशिया और इजिप्ट है। आईसीसी लेकिन पैलेस्टीन को एज ए मेंबर स्टेट रिकग्नाइज करता है, जबकि इसराइल जो है वो आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को जो है वो रिकग्नाइज नहीं करता और उसके साथ कोई फॉर्मल एंगेजमेंट नहीं रखता है। अब कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि डेलिब्रेट टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस हुई है। इसराइल ने भी जो गाज़ा में टारगेट किए हैं उसमें भी कई सिविलियंस मरे हैं। हॉस्टेजेस को लेकर जाना, मर्डर करना, टॉर्चर करना, ये सब बैंड है अंडर जिनीवा कन्वेंशन। इसराइल को भी जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया है क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया फूड और फ्यूल का गाज़ा के ऊपर। तो क्या जिनीवा कन्वेंशन इस केस में अप्लाई हो रहे हैं? एक वॉर क्राइम तब माना जाता है जब टारगेट्स किया जाता है सिविलियंस को डिसप्रपोर्शनेटली, तो उस केस में जो है जिनीवा कन्वेंशन अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उन्होंने ये पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी कहा जा रहा है, वो लॉन्च किया है। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि मॉनिटर करेगा फोर्टनाइटली विजिट्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये वैल्यूएबल इंसाइट्स देगा, बताएगा कि क्या ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है कि विजिट्स जो है वो कैसी रही हैं, एक तरह से समरी भी देगा रिपोर्ट बनाकर कि क्या इन विजिट्स में वहाँ पर उसका रिजल्ट क्या हुआ है। ये जो एनालिटिक्स डैशबोर्ड होगा ये 112 स्कीम्स अक्रॉस 55 डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज़ जो वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है डेटा देगा। क्लोज वॉच रखेगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर भी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेविड स्लिंग। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल ने रिसेंटली कंफर्म किया है कि उन्होंने डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूज़ किया है हमास के रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में। तो ये एक इजरायली मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, लार्ज कैलिबर रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल्स को डिफीट करने के लिए। यूएस के साथ इसको को डेवलप किया गया है। ये जनरली मिडल पार्ट ऑफ इसराइल के जो है एयर डिफेंस नेटवर्क का ही एक पार्ट है। ईच फायरिंग यूनिट जो है वो 12 मिसाइल्स कैरी करता है और ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स 40 से 300 किलोमीटर की रेंज के बीच में इंटरसेप्ट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप जो है वो लॉन्च की है मेडटेक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को प्रमोट करने के लिए। तो ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बीच में, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनोवेशन और मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा लोकल हेल्थ चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। अब वीपो आपको पता ही है, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, वन ऑफ द 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन की, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट को अभी रिसेंटली अवार्ड किया है। तो ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड्स हाईएस्ट ऑनर होते हैं जो कि किसी मिलिट्री यूनिट, मिलिट्री ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, स्टेट या यूटी पुलिस फोर्स को दिया जा सकता है इंडिया में। इसको हिंदी में राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। ऑफ कोर्स ये एक्सेप्शनल सर्विस को रिकग्नाइज करने के लिए बोथ पीस एंड वॉर के टाइम पीरियड पे किसी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। इंडियन नेवी को सबसे पहला ये जो है प्रेसिडेंट कलर दिया गया था 1951 में। ऐसे एक तरह से स्पेशल फ्लैग होता है जिसको निशान कहते हैं। ये मिलिट्री यूनिट को एक ऑर्गेनाइज सेरेमनी में दिया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उन्होंने एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को कहा है कि बिन मतलब के आप जो अनअप्रूव्ड टैरिफ्स हैं पैसेंजर्स पर लगा रहे हो वो नहीं लगाने चाहिए। तो ये एरा है क्या, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो टैरिफ्स को रेगुलेट करती है, अदर चार्जेस को भी रेगुलेट करती है एरोनॉटिकल सर्विसेज में और एट मेजर एयरपोर्ट्स। तो 2008 का जो एक्ट है वो इनिशियली तो ये कहता था कि 15 लाख से ऊपर अगर आप साल का एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक जो है एक तरह से
होल्ड कर रहे हो तो आप मेजर एयरपोर्ट हो, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट करके इस थ्रेश होल्ड को 35 लाख एनुअल पैसेंजर्स पर कर दिया गया है। तो एरा एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक रेगुलेटर है जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाहता है और कंट्री में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह काम करता है ट्रांसपेरेंट रूल्स एस्टैब्लिश करने के लिए। अब हिस्ट्री इसकी अगर हम देखें तो इनिशियली तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सारे एयरपोर्ट्स को ओन और कंट्रोल करती थी, लेकिन 1997 में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउ कर दी गई। तब से जो है ये जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट ऑपरेटर का और रेगुलेटर का रोल भी अदा कर रही थी, लेकिन जो है जब प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर्स जो है ताकि मिसयूज़ ना करें तो एक इंडिपेंडेंट टैरिफ रेगुलेटर की ज़रूरत जो है वो लगी गवर्नमेंट को। तो नरेश चंद्र कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है ये एरा को बनाया गया और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर अथॉरिटी दी गई। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि क्रिएट, अपग्रेड, मेंटेन और मैनेज करती है सिविल एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राउंड और स्पेस दोनों में ही। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोर्स नेटवर्क। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो नेशनल सर्वे नेटवर्क ऑफ कॉन्टीन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। तो ये कोर्स नेटवर्क क्या है, एक प्रोसाइज लोकेशन बेस्ड सर्विसेज देगा, सेंटीमीटर लेवल की पोजीशनिंग सर्विसेज देगा रियल टाइम में। ठीक है, इमेजिन दिस, आपका जो जीपीएस होता है वो 20 मीटर की जो है वो के आसपास की सर्विस देता है, मतलब 20 मीटर एक्यूरेट सर्विस होती है उसकी। ये सेंटीमीटर लेवल पर ये पोजीशनिंग सर्विसेज रियल टाइम में देने वाला है। ये स्टेशन जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे, 24/7 अवेलेबल होंगे ये थ्रू आउट द ईयर। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ऑटो नेविगेशन, मशीन कंट्रोल बेस्ड सॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन सेक्टर में देना, साइंटिफिक स्टडीज़ करवाना जैसे कि अपर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस वेदर स्टडीज़, मेट्रोलॉजी, वेदर फॉरकास्ट, इन सब में हेल्प करेगा। ठीक है, अब सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की, ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है इंडिया का। 1767 में इसको सेटअप किया गया था और नेशन की हमारी प्रिंसिपल मैपिंग एजेंसी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्ट सेल थेरेपी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। आईआईटी बॉम्बे की एक इंक्यूबेटेड कंपनी ने को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल मिल गया है कार सेल थेरेपी जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो कार्ट सेल थेरेपी होती क्या है, तो ये बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। इसमें पेशेंट के खुद के ही टी सेल्स को एक्टिवेट करके उसको मॉडिफाई किया जाता है लेबोरेटरी में, ताकि वो बाद में इंजेक्ट किए जाएं पेशेंट में और वो ट्यूमर्स को अटैक कर सके। ठीक है, तो एक कार्ट सेल थेरेपी जो है ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर होता है या लिम्फोमास, इनमें जो है ये उनके लिए अप्रूव कर दी गई है। अब ये कैसे काम करेगी, पेशेंट का ब्लड खुद ही जो है वो विड्रॉ किया जाता है बॉडी से और उसमें से जो टी सेल्स होते हैं जिनको इम्यून सेल्स कहते हैं उनको मॉडिफिकेशन की जाती है ताकि वो ट्यूमर के साथ बाइंड करके और उसको डिस्ट्रॉय कर सके। फाइनल स्टेप में जो ऑफ कोर्स ये ट्यूमर की डिस्ट्रक्शन होती है इन्हीं टी सेल्स द्वारा और पेशेंट का इम्यून सिस्टम ही जो है इनको क्लियर कर देता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कार 19 यही वो टेक्नोलॉजी है इंडिजिनसली डेवलप्ड जो कि कार्ट सेल थेरेपी जो है वो बेसिकली देने वाला है। ठीक है, इसको कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के कोलैबोरेटिव एफर्ट से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज किया है ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रूल्स। तो ये इंसेंटिवाइज करेगा इन्वायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस को और प्रमोट करेगा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के ऊपर। तो ये एज पर दिस स्कीम इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन लोकल बॉडीज़, ग्राम पंचायत और प्राइवेट सेक्टर ये सब एलिजिबल होंगे ग्रीन क्रेडिट के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस अगर ले रहे हो तो ये ग्रीन क्रेडिट्स अर्न किए जाएंगे इसको डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेड किया जा सकेगा और कोई भी एक्टिविटी जो ग्रीन क्रेडिट्स जनरेट करेगी उसको वो कार्बन क्रेडिट्स भी जो है वो रिसीव कर सकेगी। ये इसको ऑफ कोर्स कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में भी जो है वो ट्रेड किया जा सकता है, आपको बताइए ऑलरेडी। अब कौन से एक्टिविटीज़ से ग्रीन क्रेडिट जो है वो अर्न किए जा सकेंगे, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब से जो है ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। ये जीसीपी जो है
ये आपके प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ को भी जो है वो एक तरह से इंसेंटिवाइज करेगा कि वो अपनी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस को मीट करें। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर आते हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है इस प्रोग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS सागर ध्वनि। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो INS सागर ध्वनि एक ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है जो कि 2 मंथ लॉन्ग सागर मैत्री मिशन पर जा रहा है। तो ये एक मरीन अकूस्टिक रिसर्च शिप है, DRDO द्वारा बनाया गया ताकि ओशन इन्वायरमेंट और रिलेटेड फील्ड्स को स्टडी किया जा सके। और ये वेसल एक्सटेंसिव ओशन ऑब्जर्विंग मिशंस और रिसर्च कर रहा है पिछले 25 सालों से। तो सागर मैत्री इनिशिएटिव क्या है? सागर मैत्री इनिशिएटिव भी DRDO का इनिशिएटिव है ताकि सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स से रिलेटेड जो है साइंटिफिक इंटरेक्शन की जा सके इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ के बीच में। अब मिशन जो ये है, जो ये लॉन्ग टर्म साइंटिफिक पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस जो है वो एस्टैब्लिश करेगा बिटवीन इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज़। ठीक है, तो ये जो करंट मिशन है ये नॉर्दर्न अरेबियन सी में जो है इनिशिएट किया जा रहा है और ऑफ कोर्स वहाँ पे जो है ये कोलैबोरेशन की जाएगी। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is legislative framework to terminate pregnancy. This topic is important for your social issues. Supreme Court is hearing a married woman's request to end her 26-week pregnancy. So what is this case about? So a 27-year-old married woman has said that this pregnancy was unplanned and and her family income is insufficient to support another child. So recently, the two-judge bench of the Supreme Court had allowed the termination of this pregnancy on the grounds that even an unwanted pregnancy due to failure of contraceptive methods is same as forced pregnancy. But Ames Delhi wrote to the Supreme Court that it would need another directive whether a feticide can be done because the fetus has become currently viable. So fetus viability is a time when the fetus can survive outside the womb because it has gained life itself. So the bench has now, after this Ames report, the bench has called for a fresh medical report before this case can be transferred to a three-judge bench headed by the Chief Justice of India. So what are the laws on abortion in India? So the MTP Act of 1971 was the first initiative to liberalize access to abortion. So it allowed termination of pregnancy up to 12 weeks from conception by the opinion of one doctor. The pregnancies between 12 to 20 weeks could be terminated by the opinion of two doctors. But in the second case, doctors must determine if the continuation of the pregnancy would involve a serious risk to the life of that pregnant woman. Since 2021, an amendment act has been passed which allows for termination of pregnancy between up to 20 weeks with the opinion of just one doctor. For pregnancies beyond 20 and below 24 weeks, the law requires the opinion of two doctors, and this amended act also specifies 7 categories for which the period can be extended beyond 24 weeks. So these are basically survivors of sexual assault or rape or minors, incest. So after 24 weeks, a medical board must examine the case, and only if there is substantial fetal abnormality, then in that case termination of pregnancy can be allowed. So has the court allowed termination beyond 26 weeks? Yes, in several cases, the Supreme Court has allowed this termination of pregnancy, like in the case of a rape survivor whose pregnancy reached at 27 weeks and 3 days. Similarly, in September 2022, the Supreme Court allowed abortion of an unmarried woman who was 24 weeks pregnant. And the courts have overruled the decision of medical board also in certain cases to allow for termination. So what about the rights of unborn child? The observations have been made by a CGI-led bench in above cases, which says that the balance must be maintained. The first, of course, preference is to the right of women, but it needs to be balanced out with the rights of the unborn child also. So the test of fetal viability is a benchmark in abortion cases in India. So since 1973, US Supreme Court verdict in Roe v. Wade case said that fetal viability at that time was pegged at 28 weeks, but due to scientific advancement, it has been lowered to 23 to 24 weeks, which means that after 23 to 24 weeks of conception, the fetus becomes viable.
So the Indian law has been criticized that the decision to terminate after 20 weeks is shifted to doctors and not the women. The Indian legal framework on reproductive rights tilts to the side of women's autonomy, and the rights of the unborn child has also been the basis of legislation while dealing with succession or laws prohibiting sex determination. Even the section 416 of CRPC says that postponement of death sentence should be done in case of a pregnant woman. Okay. So the next topic is war crimes. This topic is important for your international relations. So conflict between Israel and Palestine has raised concerns about war crimes in both sides. So what are the laws governing this conflict? So 1949 Geneva Conventions are ratified by all UN member states and supplemented by rulings, and international humanitarian law is applicable to not just government forces but also organized armed groups including Hamas militants. So International Criminal Court has said that if the Palestinian perpetrators of atrocities in Israel do not bring justice at home, then the ICC would come into picture and charge them. It is the only global court which can hold them accountable, and the Rome Statute gives authority to ICC to investigate alleged crimes on the territories of its members or by their nationals. So, what is the role of ICC? ICC is the world's permanent war crimes tribunals, and it has jurisdiction over war crimes, crimes against humanity, and genocide. It does not have members like China, US, Russia, India, and Egypt. ICC recognizes Palestine as a member state, but Israel rejects the court's jurisdiction and does not formally engage with it. So then, what acts could violate the war crime law? So the deliberate targeting of civilians, Israeli counterstrikes in Gaza, all of them have been alleged to be violating the war crimes principles. So taking of hostages, murder and torture are also explicitly banned under the Geneva Conventions. Israel has also been criticized for tightening a blockade to prevent food and fuel from reaching the Gaza Strip. So, do the Geneva Conventions apply? A siege can be considered as a war crime if it deliberately targets civilians rather than a legitimate means to undermine Hamas military objectives. And if it is found to be disproportionate, then it can also incriminate Israel on it. Then these Geneva Conventions can also incriminate Israel. So the next topic is Purvottar Sampark Setu portal. This topic is important for your governance section. Recently, the Union Minister of Development of Northeastern Region has virtually launched this Ministry of Development of Northeastern Region Data Analytics Dashboard. This is a powerful tool designed to streamline and enhance monitoring of fortnightly visits of the Union Ministers to this Northeastern region. This dashboard provides valuable insights and graphical information about state-wise, district-wise visits to the Northeastern region by Union Ministers. This portal would generate a curated list of ministers who can be nominated for the visits to in the upcoming months, and this will also generate the summary report on the visits by a single click. This will also have the data of 112 schemes across 55 departments and ministries for the northeastern region, and it will also keep a close watch on this region for its aspirational districts, northeastern border districts, and most backward districts of this region. So the next topic is David Sling. This topic is important for your security section. So Israel has recently confirmed using its David Sling air defense system to intercept a Hamas rocket. So it's an Israeli medium-range air defense system designed to defeat short-range ballistic missiles, large-caliber rockets, and cruise missiles. So it has been co-developed with the US, and it occupies the middle part of Israel's air defense network. Each firing unit can hold up to 12 missiles. It can also intercept ballistic and cruise missiles at ranges of 40 to 300 kilometers. So the next topic is Global Health Innovation Fellowship. This topic is important for your governance section. Recently, Union Minister for Science and Technology has launched this Global Health Innovation Fellowship to promote medtech startups and innovators among youth. So it's an initiative in collaboration with World Intellectual Property Organization and Department of Biotechnology. It will leverage intellectual property, innovation, and medical technology to solve local health challenges. So what is WIPO? WIPO is the specialized agency of UN which aims to promote and protect the intellectual property throughout the world. So the next topic is President's Color Awards. This topic is important for your
security section. So, Chief of Army Staff has recently presented the prestigious President's Colors Award to the 3rd Battalion of Naga Regiment. It is the highest honor which can be awarded to any military unit, military training establishment, or state or UT police forces of India. It can be bestowed upon a military unit for recognition of its exceptional service, both in times of peace and war. It is also known as Rashtrapati Ka Nishan in Hindi, and Indian Navy was the first Indian armed force to be awarded the President Color. Okay, so it is basically a type of special flag which is also known as Nishan, and it is awarded to a military unit in an organized ceremony. So the next topic is Airports Economic Regulatory Authority. This topic is important for your economy section. So Airports Economic Regulatory Authority has recently cautioned airport operators in India against imposing unapproved tariffs on passengers. So it's a statutory body which regulates tariffs and other charges for aeronautical services at major airports. This 2008 Act designates an airport as a major airport if it has annual passenger traffic movement of at least 15 lakh. But since 2019, this threshold has been increased to 35 lakh annual passengers. So this ERA is an independent economic regulator which aims to create a level playing field, and it was set up to have an independent by keeping in mind that we need an independent regulator with who can uphold transparent rules. Initially, you know that all of the major airports in India were owned and controlled by government of India. Since 1997, we have allowed private sector participation. Initially, the Airport Authority of India was performing the role of operator as well as the regulator, but later it was realized that there is a need for an independent tariff regulator. So the Naresh Chandra Committee recommended the setting up of this ERA. Okay, so what is Airports Authority of India? It's a statutory body which is responsible for creating, upgrading, maintaining, and managing civil aviation infrastructure, both on ground and in the airspace of the country. So the next topic is Codes Network. This topic is important for your governance and your science and tech section. So Union Minister of State for Science and Technology has launched this national survey network of continuously operating reference stations called CORES. So this would be capable of giving precise location based services to the level of centimeter level positioning services in real time. It will be operated by these stations will be operated by the Survey of India, and it would be available 24/7 throughout the year. It would provide real-time information with an accuracy of plus minus 3 centimeters. Okay, so what will be the significance of these stations? So they would boost auto navigation and machine control based solution in agriculture, mining, construction, transport, and civil aviation sector. It would also aid in scientific studies like that of upper atmosphere and space weather studies, meteorology, weather forecast, etc. So what is National Survey of India? So it is the National Survey and Mapping Organization of our country. It is the oldest scientific department of India, and it was set up in 1767, and it acts as the principal mapping agency of our country. So the next topic is CART cell therapy. This topic is important for your science and tech section. So IIT Bombay Incubated Company has recently received the Central Drugs Standard Control Organization market authorization approval for first CART cell therapy product called NextCar 19. So what is CART cell therapy? It's a sophistication of cancer treatment. It modifies the T cells of a patient's own body to attack tumors. So once these cells are modified, then they are infused back into the patient's bloodstream after conditioning them to multiply more effectively. So as of today, CAR cell therapy has been approved for leukemia and lymphomas. So how does it work? Once the patient's blood is drawn to harvest T cells, immune cells, the researchers modify these cells in the laboratory. These modification allows CAR cells to effectively bind it to the tumor and destroy it. So the final step is the clearance of by the patient's immune system of the tumor. Okay, so what is this NextCar 19? It is that particular product, the indigenously developed CAR cell therapy. Okay. So the next topic is Green Credit Program. This topic is important for your environment section. Central government has recently proposed draft Green Credit Program implementation rules, which would incentivize environmentally conscious practices and promote a sustainable lifestyle through market-based mechanisms. So as per the scheme, individuals, industries, farmer producer organizations, urban local bodies, gram panchayats, and private sector would be able to earn green credit for undertaking environmentally friendly actions. So green credits would be traded on a domestic market platform also. Any activity generating green credits would also be
eligible to receive carbon credits if it leads to reduction or removal of carbon emissions. So what are these environment friendly actions? Tree plantation, water management, sustainable agriculture, etc. And apart from incentivizing individual or community behavior, this GCP would also encourage private sector industries and companies to meet their existing obligations. So Indian Council of Forestry Research and Education, which is an autonomous organization of Ministry of Environment, would be responsible for implementing this program. So the next topic is INS Sagar Dhwani. This topic is important for your international relations and security topic both. So recently, INS Sagar Dhwani, which is an oceanographic research vessel, it has embarked on a 2-month-long Sagar Maitri mission from Kochi, and it's a marine acoustic research ship which aims to study the ocean environment and other related fields. It has been observing missions and research for the last 25 years. What is Sagar Maitri then? Then it's an initiative of DRDO which promotes closer cooperation among the Indian Ocean Rim countries. It aims to establish long-term scientific partnerships and collaborations with Oman, Maldives, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and Myanmar, the 8 IOR countries. And the current mission involves the deployment of INS Sagar Dhwani in the northern Arabian Sea region. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.